हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ख़त्म कर लिया था। यहाँ हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस देखते हैं कि वास्तव में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से कैसे अंतर है। तो सबसे पहला डिफरेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कुछ फिज़िकल कंडीशंस पे जैसे कि टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल और फिज़िकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बारे में ये बताता है कि अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो वो उसको कितना अपोज करेगा, जबकि रेजिस्टिविटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर मेटल में किस अमाउंट में रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बराबर हो जाते हैं जब हम एक यूनिट लेंथ का वायर लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर का हो। रेजिस्टिविटी हमें ये बताती है कि किसी भी मटेरियल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब बात करते हैं हम कंडक्टर किसे कहते हैं। हमें मालूम है कि कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो हो जाते हैं और जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। और हमने कई सारे कंडक्टर देखे हैं, जितने भी मेटल होते हैं मोस्टली कंडक्टर होते हैं। अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत अमाउंट में फ़्लो होती है, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, तो कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम इसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है और कॉपर और एल्युमिनियम भी अच्छे कंडक्टर हैं जो कि हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर बहुत महंगा होने की वजह से हम अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अपने घरों में कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर पाते हैं। जो कंडक्टर उसमें होते हैं उनमें जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो भी मेटल की इंक्रीज़ कर जाती है और करंट जो होता है वो फ़्लो होना कम हो जाता है। लेकिन जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर जो होते हैं वो कंडक्टर से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इनमें इन्फिनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है। ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ़्लो नहीं होने देते। इसका एक रीज़न ये भी है कि इसमें फ्री चार्ज नहीं होते। इंसुलेटर वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें करंट नहीं फ़्लो होता, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, इबोनाइट एसेट्रा। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये कभी कभी अपने अंदर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ़्लो होने देते हैं और कभी कभी कम अमाउंट में करंट फ़्लो होने देते हैं। इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके के एलिमेंट इस्तेमाल किया है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर पीएनपी, एनपीएन कई तरीके के होते हैं, तो आपने किस तरीके से बनाया है, उसमें नंबर ऑफ़ इम्प्योरिटीज़ कितनी मिलाई हैं उस पर डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी जो होती है मटेरियल की इंक्रीज़ कर जाती है, जबकि कंडक्टर में क्या था, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था वैसे ही कंडक्टिविटी कम हो जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की डिक्रीज़ हो जाती है एंड सो द करंट फ्लो इज़ इंक्रीज। तो इस तरीके से भी करंट फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। ये हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर की रेजिस्टिव 1.60, कॉपर की 1.628, टंगस्टन की 5.20। तो ये हमें कुछ कंडक्टर्स की लिस्ट दे रखी है। इसी तरीके से हमारे पास इंसुलेटर की और इसकी भी लिस्ट है। इस रेजिस्टिविटी लिस्ट से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारा अच्छा करंट को फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है
कि आयरन और मरकरी में से किस में से करंट फ्लो ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं आयरन की रेजिस्टिविटी 10 × 10⁻⁻8 है, बल्कि मरकरी की 94 × 10⁻⁻8 है। तो रेजिस्टिविटी जिसकी जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, मतलब मरकरी जो है वो आयरन से अच्छा कंडक्टर है। इस तरीके के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। फिर भी आप कुछ बहुत मटेरियल हैं जैसे अलॉय हैं, अलॉय का जैसे कॉपर और निकल को मिला के आपका कॉन्स्टेंटन बनता है, कॉपर मैग्नीशियम और निकल को मिला के मैग्नीन बनता है, निकल कॉपर क्रोमियम मैग्नीशियम और Fe को मिला के नाइक्रोम बनता है। निकल और क्रोमियम नाइक्रोम में मेन होते हैं, निकल क्रोमियम मैग्नीश और Fe मतलब आयरन। तो आपसे ये भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है नाइक्रोम जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। अभी तक हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर किसी एक सर्किट में 1, 2 या 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, उन चारों को हटा के अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें तो जो रेजिस्टेंस कहलाएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। देखिए, पढ़िए, इसे समझिए। कह रहा है अगर हम इफ़ ए सिंगल रेजिस्टेंस कैन रिप्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सच ए मैनर दैट करंट इन सर्किट रिमेन अनचेंज, और हमें उन्हें ऐसे लगाना है कि करंट जो रहे उस पर कोई भी इफेक्ट ना आए, देन दैट सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो 2 तरीके से लगे हुए होते हैं, एक तो सीरीज़ में लगे होते हैं और एक पैरेलल में लगे होते हैं। आइए हम एक एक करके इनको देखते हैं कि ये सीरीज़ और पैरेलल में कैसे लगे होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं R1, R2, R3, ये सारे सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। यहाँ ये जो साइन है ये बैटरी का है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये एक स्विच लगा हुआ है जो कि ऑन है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और ये एक एमीटर है जो हमने लगा दिया है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है, जिसमें हम की करंट देख लेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है। इन तीनों रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने वोल्टमीटर V1, V2 और V3 लगा दिया है, जिससे हम नाप पाएँ कि R1, R2, R3 रजिस्टर में कितनी कितनी वोल्टेज आ रही है। अब जो ये करंट यहाँ से चलेगा I, वो करंट रेजिस्टेंस R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा और R3 में भी जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा पैरेलल के सर्किट में करंट जो है हमारा सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो वेरी कर जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, करंट जो है वो सेम रहता है। जो I करंट गया है वो R1, R2, R3 सबसे होके गया है और वो हर जगह बराबर है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन को। तो इसका डेरिवेशन देखिए आप। करंट जो है हर रेजिस्टेंस पे सेम है, ये हमें पता है कि I जो जा रहा है वो I1, I2, I3 से जा रहा है, लेकिन जो बैटरी का वोल्टेज है वो R1, R2, R3 पे V1, V2, V3 डिवाइड हो जाता है। मतलब आप तीनों वोल्टेजों को जोड़ोगे जो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 पे हैं, वो ऐड करके बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगी। हम लोगों को ओम लॉ मालूम है और ओम लॉ से हमें एक फार्मूला मालूम है V = IR। तो उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे V1 = IR1, V2 = IR2 और V3 = IR3, ये 3 लिखा है, यहाँ 3 सही कर लीजिएगा, V3 = IR3। अब जो रेजिस्टेंस की बात होगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा कि सारे रेजिस्टेंसों का सम होता है। मतलब उस रेजिस्टेंस को हटा के, तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो हमने RS उसका नाम रख दिया और वो लिख दिया R1, R2, R3 के इक्वल होगा। ये तो हमारा याद करने का तरीका है, लेकिन हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि V = IR होता है और V = V1 + V2 + V3 है,
तो यहाँ पे आई आर जो होगा वो IR1 IR2 और IR3 के बराबर होगा। यहाँ पे जब हम दोनों में से वो कॉमन लेंगे, IR3 लिखा है ये लास्ट में, IR3, जब दोनों में से I कॉमन लेंगे तो इधर I कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा R, और इधर से I कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे आप I से I कैंसिल कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी निकल के वो R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 आएगी। इसके न्यूमरेटर में S इसलिए, डिनोमिनेटर में S इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमें पता लग रहा है ये सीरीज़ है, इसलिए हमने इसे नीचे छोटा सा S बना दिया है, डिनोमिनेटर नहीं है फ़िलहाल ये। दूसरा कनेक्शन हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम कि दोनों सर्किट को हम जितने भी हमारे रेजिस्टेंस हैं वो हम पैरेलली जोड़ते हैं इस तरीके से। इसमें आप देखिएगा जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, करंट गया और यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो गया, यहाँ गया I1, यहाँ गया I2, यहाँ गया I3। लेकिन इस सर्किट में आप देखोगे कि जो वोल्टेज यहाँ पे है वो वोल्टेज इसके अक्रॉस, मतलब रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस, रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस सेम है, मतलब यहाँ वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। यहाँ पे हमने देखा कि वोल्टेज जो है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहती है, इक्वल लगती है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट अगर हम बात करें तो I जो करंट बना वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, ये हमें मालूम है। और V बराबर IR से, ये फार्मूला V इज़ इक्वल टू IR से यहाँ के हम I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R आएगी। तो टोटल वैल्यू जो हुई I की वैल्यू इज़ इक्वल टू V अपॉन R इज़ इक्वल टू क्या हुई, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। I3 के लिए वैल्यू निकाली, I2 के लिए निकाली, I1 के लिए निकाली। यहाँ से हमने V कॉमन लिया तो V लेके, कॉमन लेके इन सारे V कट गए, तो हमारे पास जो आंसर बचा, मतलब जो रिज़ल्ट आया वो ये आया। मतलब अगर हमारे कनेक्शन पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सारे रेजिस्टेंस के सम का इन्वर्स, सारे रेजिस्टेंस के इन्वर्स के सम के बराबर होगा, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। अब मेन चीज़ ये होती है, सीरीज़ में ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा होता है। सीरीज़ में लार्जर रेजिस्टेंस से बड़ा रेजिस्टेंस होता है। और पैरेलल में अगर हम बात कर रहे हैं तो पैरेलल में जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है उससे भी छोटा होता है सारा रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज़ में इंक्रीज़ कर जाता है और पैरेलल में डिक्रीज़ कर जाता है। अब हमें सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि भाई सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। अब सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट का आप डिफरेंस समझिए। ये देखिए, ये बताता है ऑल द कंपोनेंट इन सीरीज सर्किट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल स्विच। सीरीज़ में एक ही स्विच होगा। इससे रिज़ल्ट क्या होगा कि भाई कोई भी अगर एक क्लोज होता है तो हमारे पूरे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सब स्विच ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो इसमें हर कंपोनेंट का एक इंडिविजुअल स्विच होता है, इसलिए जिसको हमें बंद करना है हम उसे बंद कर सकते हैं, जैसा कि हमारे घरों में भी होता है। इसलिए हमें ये पता रहता है कि हमारे घरों में पैरेलल सर्किट का इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं अगर सीरीज़ सर्किट की, तो करंट जो होता है इसमें सारे कंपोनेंट में सेम रहता है सीरीज़ में। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सारे कंपोनेंट में सेम रहता है पैरेलल सर्किट में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज़ में ओवरऑल बढ़ जाता है, जिसको हम इस फार्मूले से देते हैं। और अगर हम पैरेलल की बात करें तो इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो घट जाता है, जिसको हम इस फार्मूले से देते हैं। सीरीज सर्किट जो होता है वो काम करना बंद कर देता है अगर आपका कोई भी एक
कोई भी एक अप्लायंस काम करना बंद करे या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो पाथ इनकम्प्लीट हो जाएगा और आपका सारी जगह लाइट आना बंद हो जाएगी। तो इससे में हमें डिफ़ॉल्ट ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन पैरेलल सर्किट कंटिन्यू वर्क करने लगता रहता है। जबकि एक अप्लायंस आपका स्टॉप कर दे फंक्शनिंग करना, उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो रहा हो, लेकिन बाकी आपके कंटिन्यू काम करते रहेंगे। तो इससे आप जो डिफेक्ट है वो आसानी से ढूंढ पाएंगे कि दिक्कत कहाँ हुई है। ये नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज रिसीव होता है इसमें कंपोनेंट में, और इसमें यूनिफॉर्म वोल्टेज रिसीव होता है। सीरीज़ कनेक्शन की हम बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का इंक्रीज़ हो जाता है, और द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस रिजल्ट इज़ वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट डिराइव्ड फ्रॉम ईच कंपोनेंट। तो करंट जो होता है वो बहुत कम मिल पाता है। और पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो इसमें जो होती है आपका सर्किट में रेजिस्टेंस जो हो वो डिक्रीज़ कर जाता है, और डिक्रीज़ होने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो लार्ज अमाउंट में करंट हर कंपोनेंट को मिल पाता है। तो ये जो था हम लोगों का डिफरेंस था। इसके बाद हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम बात करेंगे हीट की। वैसे तो रेजिस्टेंस का होना और हीटिंग का होना हम मानते हैं ख़राब है, लेकिन हर चीज़ के अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जहाँ एक तरफ हम ये चाहते हैं हमारे सर्किट में हीट कम से कम हो, इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो हो पाएँ, और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं टोस्टर, हीटर, इस तरीके के अप्लायंस में कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो और हमारा अप्लायंस गर्म होकर हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो हर चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं, करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं। द हीटर इमिट हीट ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी। जो हीटर हम देखते हैं वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है, और इस फिनोमिनन को ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अपने घर में यूज़ होने वाले फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। अगर हम बात करें प्रेस की, तो प्रेस भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करती है। अगर हम बात करें बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है वो भी हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता है। तो एक दो अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, इनके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। A wire say nichrome become hot when electric current is allowed flow through it for a relative long time। मतलब नाइक्रोम वायर से अगर लंबे समय तक हम करंट गुजारें तो वो भी हीटिंग इफेक्ट का फिनोमिना दिखाता है। अब पढ़ते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हमें मालूम है सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन मोस्टली जहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं उन अप्लायंसेस में जैसे टोस्टर हो गया, आयरन हो गया और आपका ओवन हो गया। तो हम जूल्स ने हीट को लेके एक लॉ दिया जिसे हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा, और ये किस किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। जूल ने कहा, मालूम है भाई जूल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इन्होंने कहा जब करंट फ्लो कराया जाता है किसी रेजिस्टर में से जिसकी रेजिस्टेंस आर हो, टी टाइम तक अगर ऐसा कराया जाता है, तो जो उसमें हीट जनरेट होगी या हीट जो प्रोड्यूस होगी उसको उन्होंने इस फार्मूले से दिया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी आई आर टी बताता क्या है। जैसे आप देख रहे हैं आई स्क्वायर, तो द स्क्वायर ऑफ करंट आई थ्रू इट, मतलब जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ़्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के। इससे क्या पता लगता है, अगर हम डबल कर देते हैं करंट को तो हीट जो होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी, और अगर हम आधा कर देते हैं करंट को तो हीट जो है वो 1/4 रह जाएगी। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो हीट भी डबल प्रोड्यूस होगी, और अगर हम करंट तो अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो हीट भी ज़्यादा डबल होगी। इससे करंट में इससे क्या होगा, ज़्यादा हीट और प्रोड्यूस होगी जिससे हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा वायर में। अगर हम रेजिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो हीट भी हाफ प्रोड्यूस होगी, मतलब लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा वायर के अंदर।
तीसरी चीज़ है टाइम। टाइम जो होता है, आप इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है आप कितने समय तक उस अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं। अगर करंट ज़्यादा समय तक करेंगे, दुगने समय तक करेंगे, तो हीट जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर कम समय के लिए करेंगे तो हीट कम होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। क्या कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस होती है किसी अप्लायंसेस में। इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। अब बात आती है कि भाई ये फार्मूला आया कहाँ से, ये बताइए। तो इसका जो प्रूफ है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसके प्रूफ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोगों को फार्मूला याद रखना है कि भाई वर्क जो होता है, कोई भी हम वर्क करते हैं तो वर्क जो होता है वही वर्क डन क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा है। और उसी वर्क को हम हीट कह सकते हैं क्योंकि हीट एक तरह की एनर्जी है। उसी को हमने आई स्क्वायर आर टी अभी पढ़ा, और उसी को आई स्क्वायर आर टी को हम वी आई टी और उसी को वी स्क्वायर टी अपॉन आर कह सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है वोल्टेज जो होती है वो W अपॉन क्यू के बराबर होती है। वर्क डन टू मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से अगर वर्क की वैल्यू निकालते हैं तो W इज इक्वल टू आता है Q इंटू वी। और करंट के बारे में हमने पढ़ा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहे हैं। यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q की वैल्यू आती है Q इज इक्वल टू आई टी। तो हमें एक इक्वेशन मिली W इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, एक इक्वेशन मिली Q इज इक्वल टू आई टी। और एक हम लोगों ने पढ़ा है क्या कहते हैं उसे, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अगर ये तीन इक्वेशन हम देखें ध्यान से और इसमें हमारे पास एक सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें Q और V की वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या मिलेगा, आई टी मिलेगा और आई आर मिलेगा, जिसको हम देखेंगे तो आई मिल के आई स्क्वायर बना लेगा और R और T मिल के ये आई आर टी बना लेगा। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इस तरीके से आता है। अब आप कहोगे सर वी आई और वी स्क्वायर टी कैसे, तो इसको भी आप देख सकते हो। अगर आपको H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मालूम है तो आपको V इज इक्वल टू आई आर भी मालूम है। तो एक I और एक R की जगह आप V लिख सकते हो और ये क्या बन जाएगा, वी आई टी बन जाएगा। इसी तरीके से आप I की जगह क्या लिख सकते हो, I की जगह Q अपॉन टी लिख सकते हो इस I की जगह। तो V Q अपॉन टी इंटू टी, टी से टी कट गया, आई स्क्वायर है ना, तो Q स्क्वायर और टी स्क्वायर, तो टी से एक टी कट गया तो क्या बना, V, अभी रुकिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वी स्क्वायर टी हमें बनाना है। ठीक है, ये भी फार्मूला हो सकता है। क्या बन सकता है फार्मूला, वी क्यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें ये वी स्क्वायर टी अपॉन आर प्रूव करना है। इसमें आई स्क्वायर आर टी में आई की जगह हम वी अपॉन आर लिख सकते हैं और आई में स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। आर से आर कैंसिल हो गया तो आपका जो फार्मूला बना वो वी स्क्वायर टी अपॉन आर बन गया। तो इस तरीके से हम ये तीनों फार्मूले प्रूव भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं तो हमें मालूम है कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो पावर कंज्यूम करता है, जो एनर्जी कंज्यूम करता है, उसी को हम उसकी पावर कहते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था रेट ऑफ वर्क डन क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। लेकिन यहाँ पावर का मतलब अलग है। यहाँ पे अप्लायंसेस की अगर पावर पूछेंगे तो वर्क की जगह वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो वर्क होता है। मतलब पावर इज़ इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट जो है, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है उससे हमें पता लगता है। यहाँ पे हम पावर को एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर एनर्जी की वैल्यू लगाएंगे तो एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा।
अगर हमें एनर्जी पूछी जाए तो क्या उसकी पावर है जो कि वाट में दे रखी होगी, और टाइम कितने टाइम तक ये अप्लाइंसेस हमारा चला, तो अगर हम पावर इंटू टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम की वो हम निकाल सकते हैं। अगला फार्मूला होता है P = V/I। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो वोल्टेज और करंट के बराबर होती है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है पावर = वर्क टाइम होता है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं पावर जो होता है वो वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। वोल्टेज जो होती है वो होती है वर्क डन टू मूविंग ए यूनिट चार्ज, और करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से आप देखेंगे Q से ये Q कैंसिल हो गया, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, W/T। तो यहाँ पे भी पावर की वैल्यू W/T है, यहाँ आपको इसको भी सॉल्व किया तो पावर की वैल्यू W/T है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। आगे हम पढ़ते हैं, तो हमने पावर के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको समराइज़ करते हैं। पावर जो होता है रेट ऑफ वर्क डन होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क ही एनर्जी होती है, तो E/T लिख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने कुछ फार्मूले पढ़े थे, उन फार्मूले से हम देखें, एनर्जी के फार्मूले पढ़े थे, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था VIT, I² RT हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला, और V² R/T, ये 3 फार्मूले पढ़े थे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है पावर = एनर्जी/टाइम होता है। तो अगर ये सारी एनर्जी हैं और इनमें मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, तो टाइम से डिवाइड करने पे ये टाइम से टाइम, टाइम से टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला बचेगा, जो बचा पहला VI, दूसरा बचा I² R, और तीसरा बचा V²/R। ये तीनों ही पावर के फार्मूले हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो होती है उसका फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। एनर्जी = पावर इंटू टाइम होती है। अब हम बात करते हैं कि जो पावर होती है उसे मेज़र किस में किया जाता है। जैसे आपने अपने घर में वाट देखा, बोर्ड देखा होगा, तो जो भी अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं, मतलब जैसे प्रेस हो गई, फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, गीज़र हो गया, तो उस पर वाटेज मेंशन होते हैं कि कितने वाट का है। तो जो SI यूनिट होती है पावर की वो वाट होती है, और पावर जो अप्लाइंसेस की होती है वो 1 वाट में हम मेज़र करते हैं। तो 1 वाट क्या होता है, जब किसी भी अप्लाइंसेस में वर्क जब 1 जूल का करना पड़ता है और वो टाइम उसमें 1 सेकंड का लगता है, तो हमने कहा कि पावर जो होती है वो 1 वाट होती है। लेकिन यहाँ पे हम दूसरे तरीके से इसे बताएंगे, P = VI के फार्मूले से। तो P = VI के फार्मूले से बोलेंगे जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा हो, तो हमारा जो सर्किट होगा उसकी पावर क्या होगी, जो भी अप्लाइंसेस होगा उसकी पावर क्या होगी, 1 वाट की होगी। तो 1 वाट को 1 जूल पर सेकंड कह सकते हैं। 1 जूल पर सेकंड जो है वो पावर = वर्क/टाइम से है, और वोल्ट इंटू एम्पियर जो है वो P = V/I से है। तो 1 वाट को हम 1 जूल पर सेकंड या 1 वोल्ट एम्पियर भी कह सकते हैं। कुछ इसकी बड़ी यूनिट होती हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे 1 किलोवाट। जो किलोवाट होती है वो बड़ी यूनिट होती है, और वाट जो होती है वो छोटी यूनिट होती है। 1 किलोवाट जो होती है वो 1000 वाट के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक अलग से टर्म आता है किलोवाट आर की। किलोवाट आर क्या होता है, इधर हमें किलोवाट आर समझना पड़ेगा। ये कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो हमारे घर में एक यूनिट निकल जाती है जिसका हमें 7 या 8 रुपये पे करना पड़ता है, वो 1 किलोवाट आर के ही बराबर होता है। इतनी एनर्जी हम खा लेते हैं, मतलब 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी हम कंज्यूम करवा लेते हैं अपने अप्लाइंसेस को। 1 किलोवाट आवर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है कोई अप्लाइंस। अगर वो 1000 वाट का है तो उसको इतनी 1 किलोवाट खाने में 1 घंटे का समय लगेगा। अगर आप 1 घंटे तक 1000 वाट की प्रेस को लगा के रखेंगे तो आपकी 1 यूनिट निकल जाएगी। जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। हम कहते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की 7 रुपये की है, तो इसका मतलब ये है 1 किलोवाट आवर का रेट
एनर्जी जो है 1 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे तो उसके लिए हमें 7 रुपये पे करना पड़ेगा। इसमें एक आखिरी सी छोटी सी चीज़ है जो आपके NCERT में दे रखी है, ड्रिफ्ट स्पीड किसे कहते हैं। तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आता है तो इन पे एक फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से ये जो इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ये थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जो ये यहाँ पे जा रहा है वो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से जो जा रहा है वो थोड़ा आगे बढ़ के इधर चला जाएगा। तो जो इनकी एवरेज वेलोसिटी आती है, सबकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है फ्री चार्ज की, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, या जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके डायरेक्शन के। ठीक है, एक बार इसे देख लो। फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ कंडक्ट फॉर मेक अ कोलिजन विद वन अनदर इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक दूसरे से टक्कर करते हैं। द पाथ ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज शोन। अगर एक इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम देखें, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री चार्ज इज़ कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फ्री चार्ज की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एंड इज़ द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन का, उसके अपोजिट होती है इसकी स्पीड। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, होल्स पीछे क्रिएट होते जाते हैं, जिनमें जाके ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाके रहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इतना ही था। इसी के साथ आपका जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन ख़त्म हो गया है। मैं NCERT के क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।